वेरी गुड इवनिंग फ्रेंड्स। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि मैं आईएसओ सीरीज पर वीडियोस बना रहा हूं जो आपको इंटरव्यूज पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस पूरे वीडियोस को देखना ताकि इसमें कहाँ टर्निंग पॉइंट्स है इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से, और कंट्रोल्स का आज जो टॉपिक है उसके अंडर में कहाँ कितने कितने कंट्रोल्स हैं उसके बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा। लेट्स बिगिन फ्रेंड्स। इसने पॉइंट नंबर 5 तक इसने सब कंप्लीट हो चुका है। इसका जो लिंक्स है पॉइंट नंबर 5 तक वो मैंने पिछले वीडियोस में कवर अप किया है। इसके लिंक्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उस डिस्क्रिप्शन से लिंक पर क्लिक आउट करके चेक कर सकते हो अगर आपको पुराने वीडियोस देखने हैं तो। नेक्स्ट इज, मैं आज के वीडियोस में कवर करूंगा कंट्रोल ऑफ आईएसओ 27001। इसमें एक चीज और, जो ये रेड कलर से जो टॉपिक्स मेंशन है ये मैंने न्यू ऐड किए हुए हैं, ये टॉपिक्स भी मैं कवर करूंगा। जैसे आईएसएमएस मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स हो गया, प्लस हाउ टू एस्टेब्लिश आईएसएमएस हो गया, प्लस इम्पैक्ट मैट्रिक्स हो गया, रिस्क हो गया, और डिफरेंस आईएसओ 27001 और 2002 में होगा, और फाइनली हमारे इंटरव्यूज के क्वेश्चंस हैं। इस वीडियो में मैं आपको कंट्रोल्स के बारे में बताऊंगा। सो टोटल हमारे ISO 27001 में 14 डोमेन्स होते हैं जिसकी स्टार्टिंग हम लोग A5 से करते हैं, और 114 सब सब कंट्रोल्स होते हैं। और इसके अलावा जो ISO के जो वर्जन्स हैं वो वर्जन्स के अकॉर्डिंग हम डोमेन्स और सब कंट्रोल्स मार्केट में मतलब चेंजेस होते रहते हैं। अगर जैसे वर्जन अपडेट होगा तो मे बी पॉसिबल कि जो 14 डोमेन्स हैं इसकी जगह कुछ कम ज्यादा हो जाए, और सिमिलरली फॉर 114 सब कंट्रोल से फैक्ट्री रहता ही है। तो डिपेंडिंग अपॉन दी वर्ड, ये मैं जो वीडियो बना रहा हूँ ये 2013 वर्जन है, और उसके अंडर अभी तक 14 डोमेन्स और 114 सब कंट्रोल्स हैं। तो फर्स्ट हमारा जो सब कंट्रोल्स है वो A5 से शुरू होता है। ये इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसीज हैं। इसके अंडर में क्या होता है कि कंट्रोल्स ऑन हाउ द पॉलिसीज आर रिटन एंड रिव्यूड। फॉर एग्जांपल, ये ISO 27001 जो है, मैं आपको एक बार और जो पुराने वीडियोस का जो मैन जो जो समरी है वो एक बार बता दूं, बिकॉज तभी आपको मतलब ये पूरा समझ में आएगा। ISO 27001 हम न्यूली एस्टेब्लिश्ड ऑर्गेनाइजेशन के सेटअप के लिए यूज करते हैं, या जो पहले से एस्टेब्लिश हो चुके हैं उनको मेंटेन करने के लिए यूज करते हैं। बेसिकली ये न्यूली सेटअप के लिए ज्यादा बेनिफिशियल होता है। सो फर्स्ट है इसमें इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसीज। जैसे अगर हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का न्यूली सेटअप कर रहे हैं तो उसके लिए हम लोग पॉलिसीज को कैसे रिटर्न मतलब कैसे हम लोग उसको डिस्क्राइब करेंगे और कैसे उसको रिव्यू करेंगे, ये सारा का सारा हमारा इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसीज में आएगा। इसका कनेक्शन A5 होता है। सेकेंड इज A6। A6 में हमारा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी होता है। दैट मीन्स जो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के जो टूल्स हैं, जो सॉफ्टवेयर हम जो ऑर्गेनाइजेशन है जो खरीदे हुए हैं उनको उनको कैसे ऑर्गेनाइज करना। फॉर एग्जांपल, किसी एक न्यूली एस्टेब्लिश ऑर्गेनाइजेशन में हम आउटर पेरीमीटर पे हम फायरवॉल लगाएंगे, उसके बाद हम आईपीएस लगाएंगे। बट कुछ ऑर्गेनाइजेशन में हम आईपीएस भी फ्रंट एंड पे लगा सकते हैं, फिर फायरवॉल हम उसके बाद भी लगा सकते हैं। तो इस हिसाब से उसके बाद हम इंटरनल फायरवॉल लगाएंगे, फिर हमारे इंटरनल जोन्स आ जाएंगे, और इंटरनल जोन से पहले हम एक पब्लिक जोन बनाएंगे। सो दैट मीन्स जो सिक्योरिटी के जो लेयर्स हैं उसको कैसे सेटअप करना है स्टेप बाय स्टेप, ये पूरा का पूरा जो फंडा है हमारा, ये ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में आएगा। नेक्स्ट वन इज A7 में हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज सिक्योरिटीज हैं। इसमें क्या रहता है कि कोई भी एसोसिएट हायरिंग होने से पहले उसके एम्प्लॉयमेंट की डिटेल्स, और ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट एंड आफ्टर द एम्प्लॉयमेंट कुछ उसकी फॉर्मेलिटीज होती हैं, लाइक उसका एक्सपीरियंस लेटर चेकआउट करना, प्लस प्लस उसके ड्यूरेशन का जो भी उसका परफॉर्मेंस है उसको रिव्यू करना, या कोई कंप्लेन है तो उसके अकॉर्डिंग ह्यूमन रिसोर्सेज उस चीज को मैनेज करता है। फॉर एग्जांपल, एसोसिएट्स के साथ कुछ XYZ इश्यूज हैं तो
और एम्प्लॉयमेंट के बाद में एक एनडीए डिस्क्लोजर साइन होता है, वो कराना। तो ये पूरा जो फंडामेंटल है ये हमारा A7 ह्यूमन रिसोर्सेज सिक्योरिटी के अंडर आएगा। नेक्स्ट वन इज एसेट मैनेजमेंट, इसका एनेक्शन A.8 है। इसमें क्या रहता है कि ऑर्गेनाइजेशन किसी किसी यूजर्स को अपना एक डिवाइस हैंडओवर करता है और ये कहता है कि ये 24/7 आपका वर्क है, इसीलिए हम आपको डिवाइस प्रोवाइड कर रहे हैं। सो उस डिवाइस की इन्वेंटरी पूरी ऑर्गेनाइजेशन के पास होगी और उसके अलावा उस डिवाइस को एक्सेप्टेबल यूज कैसे यूज करना है, उसका एक्सेप्टेबल यूज का पूरा डिटेल्स हमारा एसेट मैनेजमेंट के अंडर में आएगा, जो कि ऑर्गेनाइजेशन मैनेज करेगा। नेक्स्ट वन इज एक्सेस कंट्रोल, दैट इज एनेक्सर A.9। इसमें इसमें बेसिकली क्या रहता है कि हमारे जितने भी सॉफ्टवेयर टूल्स हैं उनको यूजर्स एक्सेस कर रहा है, तो एक्सेस का जो हमारा लेयर्स है उस चीज को प्रोवाइड कराना। फॉर एग्जांपल, मैं एक डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर हूँ। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं एक डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर हूँ। तो मेरे पास जो एक्सेस होंगे वो रीड राइट और एग्जीक्यूट के होंगे, दैट इज 777 के होंगे। लेकिन ऐसा यूजर जो न्यूली हायर्ड है उसको रीड राइट एग्जीक्यूट तीनों के एक्सेस नहीं मिलेंगे, उसको ओनली रीड का एक्सेस मिलेगा शुरू में। उसके बाद उसका परफॉर्मेंस एवेल्युएट होगा, उसका एक्सपीरियंस चेक होगा, उसके बाद उसको राइट एंड एग्जीक्यूट का एक्सेस मिलेगा। दैट मीन्स हम यूजर्स के एक्सपीरियंस और परफॉर्मेंस के बेसिस पर एक्सेस कंट्रोल प्रोवाइड करते हैं। ये पूरा जो है डिटेल्स हमारा एक्सेस कंट्रोल के अंडर में आएगा। इसमें हमारे एप्लीकेशन शामिल हैं, अपने सिस्टम्स का हम लोग एक्सेस दे सकते हैं। नेक्स्ट वन इज क्रिप्टोग्राफी और इसका नेक्स्ट है A.10। इसमें इसमें क्या रहता है कि हमें कोई डॉक्यूमेंट एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पे भेजना है, या फिर हम लोग यूं बोल सकते हैं कि हमें ऑर्गेनाइजेशन से थर्ड पार्टी ऑर्गेनाइजेशन को भेजना है, जो थर्ड पार्टी वेंडर्स होते हैं। तो ऐसे सिनेरियो में हम लोग क्या करेंगे, हाँ, और वो जो डॉक्यूमेंट है वो मोस्ट सीक्रेट डॉक्यूमेंट है, बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट है। तो हम लोग उसको डायरेक्टली ईमेल या समथिंग मतलब मतलब किसी और मीडियम से भेज नहीं सकते हैं, राइट, बिकॉज उससे हमारा लीकेज होने के चांसेस रहते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको इसको हम लोग क्रिप्टोग्राफिक के थ्रू अपना एक मीडियम बनाएंगे। उसमें क्या होगा कि एक की हम लोग जनरेट करेंगे जो कि मोस्ट सिक्योर है, सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक करके। उसके अकॉर्डिंग हम इसको क्रिप्टोग्राफी के यूज से उस कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट को हम लोग थर्ड पार्टी तक भेज सकते हैं। फिजिकल एंड एनवायरमेंटल सिक्योरिटी, इसमें दो कंट्रोल्स हैं, एक फिजिकल है, दूसरा एनवायरमेंटल सिक्योरिटी है। फिजिकल सिक्योरिटी में जैसे हमारा सिक्योरिटी एरियाज हो गया, ये बेसिकली जो ऑर्गेनाइजेशन का जो डाटा सेंटर एरिया होता है और जो वर्क एरिया होता है उसके बारे में सिक्योरिटी कंट्रोल को डिस्क्राइब करता है। जैसे अपने डाटा सेंटर और ऑफिस एरियाज में एंट्री कंट्रोल्स कैसे होने चाहिए, प्लस प्रोटेक्शन अगेंस्ट थ्रेट्स और इक्विपमेंट्स हैं या नहीं है। इसके अलावा हमारा जो एनवायरमेंटल है, फॉर एग्जांपल डाटा सेंटर के इनसाइड हमारा जो टेम्परेचर मेंटेन है एयर कंडीशंस के द्वारा, वो टेम्परेचर कितना सेट है, प्लस फायर एक्सटिंग्विशर लगा है या लगा नहीं है। प्लस इसके अलावा डाटा सेंटर में एंट्री के टाइम पे उसमें प्रॉपर हम लोग एंट्री करके रजिस्टर में जो बाहर जो रहते हैं सिक्योरिटी गार्ड्स, वहाँ एंट्री एंट्री करके जा रहे हैं। प्लस इसके अलावा डाटा सेंटर में जाने के टाइम हम लोग पूरा एक मतलब अपना ड्रेस कोड होता है, वो पूरा ड्रेस कोड हम लोग फॉलो कर रहे हैं या कर नहीं रहे हैं। तो ये पूरा जो है हमारा इन्वायरमेंटल सिक्योरिटीज में का एक पार्ट है। ऑपरेशनल सिक्योरिटी इज द नेक्स्ट पार्ट, द एनेक्शर इज A.12। ऑपरेशनल सिक्योरिटी आपको नेम से ही दिख रहा होगा कि ऑपरेशनल सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है। सिंपली जो टास्क हम लोग डेली टू डेली ऑपरेट करते हैं, आइदर वो ऑर्गेनाइजेशन का हो या किसी भी फील्ड का हो सकता है। क्योंकि हम लोग यहाँ पर एक ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं, तो सीधी सी बात है, जो ऑर्गेनाइजेशन में जो डेली टू डेली एक्टिविटीज होंगी, फॉर एग्जांपल बैकअप लेना, फॉर एग्जांपल मॉनिटरिंग, फॉर एग्जांपल इंस्टॉलेशन, वल्नरेबिलिटीज असेसमेंट, कैपेसिटी मैनेजमेंट, चेंज मैनेजमेंट, इंसिडेंट मैनेजमेंट, तो ये पूरा का पूरा हमारा ऑपरेशनल सिक्योरिटीज में आएगा। कम्युनिकेशन सिक्योरिटी इज आवर A.13 एनेक्शर।
कम्युनिकेशन सिक्योरिटीज, इसमें इसमें क्या रहता है कि हम अपने नेटवर्क जोन्स को बनाते हैं। जैसे जो भी ऑर्गेनाइजेशन का डाटा हमारे लिए मोस्ट सिक्योर और मोस्ट कॉन्फिडेंशियल है, उसके लिए हम लोग मोस्ट सिक्योर जोन में रखेंगे। इसके अलावा जो भी डाटा हमें पब्लिक को एक्सपोज करना है, उसको हम लोग पब्लिक जोन में रखेंगे, और बाकी का जो डाटा है उसके अकॉर्डिंग हम लोग जोन वाइज डिवाइड करेंगे। तो ये पूरा जो मैनेजमेंट है, ये जोन हम लोग इसीलिए बनाते हैं ताकि जो बाहर का जो इंट्रूडर है वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के डाटा को वल्नरेबल ना बना पाए। नेक्स्ट वन इज सिस्टम एक्विजिशन डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस। ये बेसिकली इसका एनेक्चर A14 है। ये बेसिकली क्या होता है कि फॉर एग्जांपल किसी थर्ड पार्टी वेंडर ने ऑर्गेनाइजेशन से कहा कि हमें एक नई सर्विस हम आपसे लेना चाह रहे हैं, तो उस नई सर्विस को देने के लिए बैंक एक नया सिस्टम बनाएगी, उस पर सॉफ्टवेयर लोड करेगी, उस पर विंडोज डालेगी, उसका VAPT कराएगी। तो ये पूरा जो सिस्टम एक्यूजिशन है, एक्यूजिशन का मतलब होता है किसी भी चीज को मतलब नए सिरे से उसको बनाना, मतलब फ्रेशली उस चीज को लॉन्च करना, डेवलप करना उसको और मेंटेन करना। ये पूरा हमारा जो है न्यू सर्विस का जो सिस्टम है वो पूरा हमारा A14 के अंडर में आएगा। नेक्स्ट है सप्लायर मैनेजमेंट। सप्लायर मैनेजमेंट बेसिकली क्या रहता है, मैं आपको एक एग्जांपल के द्वारा समझाता हूँ कि हमारा डाटा सेंटर है और हमारा एक वहां पे नेटवर्क डिवाइस लगा, फॉर फॉर एग्जांपल राउटर लगा हुआ है, या मतलब कोई भी XYZ डिवाइस है, उसका हार्डवेयर डाउन हो गया, मतलब हार्डवेयर उसका फेल हो गया। तो उस ऑर्गेनाइजेशन ने थर्ड पार्टी से कांटेक्ट किया और ट्रबल शूटिंग के द्वारा ये पाया गया कि मतलब वो मतलब परमानेंट डाउन है और उसको मतलब रिप्लेसमेंट करना पड़ेगा। तो थर्ड पार्टी वो फॉल्टी हार्डवेयर को रिप्लेस करने के लिए जो टाइमलाइन लेगी, दैट इज कम्स अंडर आवर सप्लायर मैनेजमेंट। उस इसका एक पर्टिकुलर एग्रीमेंट होता है दोनों पार्टीज के बीच में कि कितने ड्यूरेशन के अंदर में इनको अपना फॉल्टी हार्डवेयर को रिप्लेस करके उसको फंक्शनिंग करना है। ये पूरा जो फंडामेंटल है वो हमारा सप्लायर रिलेशनशिप में आता है। A16 एनेक्चर में हमारा इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी इंसिडेंट इंसिडेंट मैनेजमेंट आएगा। इसमें क्या रहता है बेसिकली कि किसी रीजन से हमारा सिक्योरिटी डाटा ब्रीच हो गया तो उसके क्या स्टेप्स हैं। कोई जैसे एक रिपोर्टिंग इवेंट्स है, वीकनेसेस है, और मतलब कलेक्शन ऑफ एविडेंसेस हमें करना होगा अगर कोई डाटा हमारा ब्रीच हो गया तो ये पूरा जो फंडामेंटल है वो हमारा हाउ टू मैनेज एंड ब्रीच इंसिडेंट मैनेजमेंट इसके अंदर में आएगा। A17 इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस कंटिन्यूटी मैनेजमेंट। ये एक बहुत बड़ा चैप्टर है। इसके लिए ISO टीम ने एक डिफरेंट ISO भी बनाया हुआ है। बिजनेस कंटिन्यूटी मैनेजमेंट का एक सेपरेट ISO है, उसका नाम है 22001 आई थिंक। तो उसमें क्या रहता है कि हर बिजनेस अपने दो दो या मोर देन टू डाटा सेंटर बना के रखती है, एक प्राइमरी डाटा सेंटर और दूसरा सेकेंडरी डाटा सेंटर। प्राइमरी डाटा सेंटर और सेकेंडरी तो इसीलिए बनाती है कि प्राइमरी डाटा सेंटर में अगर हमारा कोई नेचुरल डिजास्टर हो गया या मतलब कुछ XYZ ऐसी ऐसा कुछ दिक्कत हो गया, प्रॉब्लम हो गया जिसके कारण हम सर्विसेज रन कर नहीं पा रहे हैं, तो वो ऑर्गेनाइजेशन अपने बिजनेस को कैरी ऑन करने के लिए हाउ टू प्लानिंग द बिजनेस कंटिन्यूटी डाउन टाइम, जो प्राइमरी डाटा सेंटर के डाउन टाइम में भी वो अपने बिजनेस को कंटिन्यू कर पाए। कि अब वो कैसे कंटिन्यू करेगी, सेकेंडरी डाटा सेंटर से कंटिन्यू करेगी। अगर सेकेंडरी भी इन केस डाउन हो गया तो वो उनका जो बैकअप डाटा सेंटर होगा बैकअप से रन करेगी। तो ये कैसे रन करती है आईटी, ये रिडंडेंसी हम लोग मल्टीपल कैसे बनाते हैं, इसका एक सेपरेट ISO है 22001। तो ये पूरा उसी के बारे में है। नेक्स्ट इज कंप्लायंस। इसमें क्या रहता है, ये बेसिकली लॉज एंड रेगुलेशंस एप्लीकेबिलिटी के ऊपर में। फॉर एग्जांपल डाटा प्रोटेक्शन का हम ऑडिट कर रहे हैं और ऑर्गेनाइजेशन यूके बेस्ड है, और यूके में डाटा प्रोटेक्शन पर एक लॉ है दैट इज कॉल्ड GDPR, जनरल डाटा प्रोटेक्शन लॉ। तो
तो ये जो लॉ है ये यूरोपियन यूनियन के हिसाब से जीडीपीआर को सेटिस्फाई करना होगा उसको। मतलब जो भी लॉ का रिक्वायरमेंट है वो उस ऑर्गेनाइजेशन को पूरा करना होगा, अदरवाइज जीडीपीआर लॉ उस पे पेनल्टी लगा सकती है ऑर्गेनाइजेशन पे। लेकिन एशियन कंट्रीज के साथ में वैसा नहीं है, बिकॉज जीडीपीआर जो है वो रिकमेंडेड है एशियन कंट्रीज में, लेकिन वो मैंडेटरी नहीं है। राइट। तो ऐसे जो जो कंट्री वाइज या जो लोकेशन वाइज जो लॉज एंड रेगुलेशंस हैं कंट्रीज के वो ऑर्गेनाइजेशन पे लागू होते हैं। उसका पूरा हमारा अम, एक चैप्टर है दैट इज कॉल्ड कंप्लायंस। तो ये टोटल 14 डोमेन्स हैं हमारे आईएसओ 27001 में। और बाकी के जो टॉपिक्स हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियोस में पीपीटी के साथ में समझाऊंगा फ्रेंड्स। और आपको मेरा एफर्ट अगर अच्छा लग रहा है तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लाइक सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें। और इंटरव्यूज क्वेश्चंस का जो पार्ट है वो मैं आगे कवर करूंगा। इसके अलावा ये मैंने ओनली टाइप्स ऑफ डोमेन्स आपको बताया है। इंडिविजुअली मैं आपको सब कंट्रोल्स के साथ में बहुत ही डिटेल में बताऊंगा। नेक्स्ट वीडियोस मैं जो बना रहा हूँ वो इसी सेक्शन पे बना रहा हूँ। हाउ टू explain each and every sub controls in a very well mannered for the new students or those students who are preparing for interviews part। तो आप जुड़े रहिए इस चैनल के साथ में। आपको कुछ भी इश्यूज है मेरे टीचिंग को इम्प्रूव करने के लिए, इनकेस आपको लग रहा है कि मुझे कुछ और ऐड करना चाहिए, तो ये प्लस आपका कुछ भी डाउट्स है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में। थैंक यू सो मच।